नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चुनाव से पहले यूपी में शय और मात का खेल जारी है, लेकिन कहते हैं कि यूपी की राजनीति में पर्दे के पीछे रहने वाले किरदारों की भूमिकाएं बहुत अहम होती हैं। ऐसे ही इस वक्त यूपी में कई ऐसे किरदार हैं जो लगातार चुनावी साल में एक अज्ञात शक्ति की तरह राजनीतिक दलों को मजबूत करने और उन्हें साथ लाने में लगे रहते हैं। और जब से अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर के बीच में मुलाकात हुई है, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में कई संभावनाओं को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि 2017 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ रहकर सत्ता में भागीदार बने थे, फिर मंत्री भी बने थे, लेकिन उसके बाद राजभर ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने का उन्होंने ऐलान भी किया था। लेकिन राजभर भी राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और समय को भांपते हुए अब उन्होंने साइकिल पर सवार होने का फैसला कर लिया है और कल मऊ में होने वाली रैली में गठबंधन का ऐलान भी कर दिया जाएगा, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ क्यों आए हैं? क्या इसमें कोई ऐसा किरदार है जिसने दोनों को साथ में लाने की कोशिश की है? अब आप पर्दे के पीछे की कहानी को समझिए। कभी पूर्वांचल में रसूख रखने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी भले ही अभी जेल में बंद हों, लेकिन सत्ता के लिए दोनों पार्टियों को भागीदारी बनाने की भूमिका के किरदार के पीछे मुख्तार को ही बताया जा रहा है। क्योंकि अगर सिलसिलेवार ढंग से समझें तो सबसे पहले मुख्तार अंसारी के भाई सिकबतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं और फिर राजभर को अखिलेश के साथ लाकर यादव, मुस्लिम और राजभर वोट बैंक की तिकड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। और इसके सारे पूर्वांचल में मोदी और योगी फैक्टर को काउंटर करने की भी कोशिश है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे कि क्या गठबंधन के पीछे मुख्तार अंसारी शामिल हैं या फिर अखिलेश इस गठबंधन के सहारे पूर्वांचल में बीजेपी को पस्त करने की कोशिश में लगे। तो इस गठबंधन के पीछे की कहानी क्या है और इसको लेकर के जो बातें अभी सामने आ रही हैं, क्या वाकई में मुख्तार अंसारी इसके पीछे हैं? लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मुख्तार और अतीक हैं मुसलमान, इस नाते सब लोग उंगली उठा देते हैं। लेकिन हम पूछते हैं कि ब्रिजेश सिंह का है, साधु हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, धनंजय सिंह हैं, उनकी पत्नी अभी चेयरमैन योगी जी ने बनाया है, सीट थी अपना दल को, अब बुला करके समझा दिया कि नहीं तुम हट जाओ, वहां से बैक हो गई। ये आपके सामने है धनंजय सिंह, राजा भैया। खाली मुख्तार अपराधी दिखते हैं सबको, यही माफिया हैं। तो माफियाओं की सूची जारी करें जरा, तो देखिए कौन आता है एक नंबर पर। बुलडोजर चलेगा अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटी पासी के यहाँ, मुसलमान के यहाँ, जोला दुनिया अंसारी के यहाँ। लेकिन ब्रिजेश सिंह के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, अभय मिश्रा के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। 9 हत्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं उठाता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती। अभी कोई गरीब, चाहे कोई पत्रकार सही बात दिखा दिया, मिर्जापुर में पत्रकार मिड डे मील में रोटी और नमक खिलाया जा रहा है, जेल भेजवा दिया। इतनी बड़ी जोश है सरकार को, लेकिन वहीं 9 लोगों की हत्या हो रही है। अभी सरकार की नहीं लौक रहा है। बलिया में पाल की हत्या हो रही है, अपराधी को बचाया जा रहा है। 27 तारीख के बाद देखिएगा ना, आप लोग भी नहीं मिल पाएंगे, ठेल देंगे पीछे सब। क्या देखेंगे 27 को, क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे क्या? जिस तरह आपका प्रभाव है हर सीट पर, उसी तरीके से मुख्तार का भी प्रभाव है। देखिए, मऊ की जनता 5 बार से एमएलए बना रही है। अगर उस व्यक्ति का जनता में पहचान नहीं होती, पकड़ नहीं होती, लोगों के साथ सुख दुख में उसके लोग शामिल नहीं होते, तो फिर उस क्षेत्र की मऊ सदर की जनता उसको वोट क्यों देती है? तो ओम प्रकाश राजभर को तो आपने सुन लिया और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी को ही लेकर के ये क्यों कहा जाता है कि वो बाहुबली हैं या उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। कई नाम उन्होंने गिनवाए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इतना ही ज्यादा आपराधिक राजनीतिक व्यक्तित्व से लोगों को अगर दिक्कत है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा ये सूची जारी कर देनी चाहिए और ये फिर देखने में आएगा कि आखिर किस पार्टी में कितने बाहुबली हैं। एक बात उन्होंने और कही कि मुख्तार अंसारी को ही जानबूझकर टारगेट क्यों किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी अगर लोगों के बीच में अपनी पहट को नहीं रखते तो फिर वो बार बार क्यों चुन के आ रहे हैं, मऊ सदर की उनकी जनता उनको क्यों चुन रही है, ये सवाल उन्होंने कई साथ में छोड़े हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अब जिस तरह से राजभर यानी कि ओपी राजभर के साथ जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का हुआ है, कल इसको लेकर के एक बड़ी रैली होने वाली है मऊ के अंदर ही, और देखना यह है कि यहां पर
अब और कौन कौन सी पार्टियां होती हैं, क्योंकि संयुक्त भागीदारी मोर्चा में कई पार्टियां और पहले से शामिल हैं। क्या पूरा संयुक्त भागीदारी मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? क्या गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी के संयुक्त भागीदारी मोर्चा के भी सभी दल खड़े रहेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस गठबंधन से उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उसमें इसका क्या असर होगा, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के पीछे दरअसल मुख्तार अंसारी का हाथ है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, अब उस पर तो चलिए, सवाल बहुत हैं, आज इन्हीं सवालों के साथ आज की इस बहस की शुरुआत करते हैं। फिलहाल अभी मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में कुछ और मेहमान भी बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे। जयनंद अरकवंशी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं एसबीएसपी की तरफ से। जयनंद अरकवंशी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। कपीश जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। कपीश जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि गठबंधन की जो बात अभी सामने आ रही है और कल तो हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ी सभा होने वाली है मऊ के अंदर। इस गठबंधन को कैसे देखा जाए, क्योंकि राजनीतिक तौर पे चर्चा ये हो रही है कि इस गठबंधन के पीछे कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी, जो कि उनका फैक्टर है, वो काम कर रहा है, वो इस पर्दे के पीछे है, इसलिए ये गठबंधन संभव हो पाया है। आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा, कपिल जी। तो शायद कपिल जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। जयनेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जयनेंद्र जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि जो राजनीतिक तौर पे चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि मुख्तार अंसारी हैं आप लोगों के गठबंधन के पीछे, आपका रिएक्शन मैं इस पे चाहूंगा। आयुष भाई, हमारे गठबंधन के पीछे कुछ शर्तें और कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हैं जिनकी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से अलग अलग मुद्दों पर बात होती रही, लेकिन जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहता है। सपा के साथ जो गठबंधन हुआ है हमारा, वो कुछ शर्तों को लेके हुआ है, जैसे आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए प्रॉपर रूप से और निःशुल्क होनी चाहिए, बिजली 300 यूनिट तक फ्री होनी चाहिए, महिला सुरक्षा के नाम पे जो अब तक भाजपा इतने बड़े दावे कर रही थी, सभी हमने एनसीआरबी की रिपोर्ट इस साल, पिछली साल, उससे पिछली साल की कंटिन्यूअस देखते आ रहे हैं महिलाओं की क्या हालत है। तो उनकी जो हालत है उसको सुधारने का काम होना चाहिए। कानून व्यवस्था का क्या आज की डेट में पूरे प्रदेश में हाल है, वो सभी उत्तर प्रदेश वासी देख रहे हैं। और जहाँ पे एसपी भगोड़े हैं या बाकी चीजें हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इन सब चीजों पे, लेकिन पुलिस व्यवस्था मेन मुद्दा है, उसको कैसे सुधारा जाए, इन चीजों को लेके बात हुई है। पानी की जो समस्या है, आज भी पूर्वांचल के कई घरों में 200 मीटर दूर से पानी लाया जाता है, तो पानी को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हम कार्य करेंगे। महिलाओं को शैक्षणिक और सामाजिक और नौकरी में कैसे समान स्थान मिले, जो कि बाकी दल अभी कहने लगे हैं, लेकिन हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं। और 30% 33% जो आरक्षण होना चाहिए, वो महिलाओं का 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं हम लोग नौकरी में, और जो राजनीतिक रूप से वहां 40% बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। इसमें स्वास्थ्य के मुद्दे पर मैं बताना चाहूंगा, कल ही प्रधानमंत्री जी ने जो 12 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, वो कल भी फिर से बोल रहे थे कि यहाँ तो मेडिकल कॉलेज ही नहीं थे। साथ में पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा किस तरह, जहां बनारस में कल मोदी जी प्रचार करने गए थे, वहां 4 महीने पहले गंगा में लाशें बह रही थी, और कैसे हमारा जो कोरोना से लड़ने का एक तरीका था वो चरमरा गया था। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही थी, लोगों को कोरोना की जो दवाइयां होती है मेडिसिवियर या बाकी दवाइयां, वो नहीं मिल रही थी। और जो ट्विटर या फेसबुक पर मांग कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही थी, जो केवल अपने परिजनों के लिए अपील कर रहे थे लोगों से कि ये दवाइयां हमको मुहैया कराई जाए या ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए जाए, उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जा रही थी। किसानों का मुद्दा हमारे साथ है। किसानों का जो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान हो, उनका 10,000 साढ़े 10,000 करोड़ बकाया हो, और
ये 10,500 करोड़ बकाया तो पिछले 4 साल का मिला के है, उससे पहले जो उनका ब्याज सहित दिलवाने की बात थी, तो ब्याज कितना होना चाहिए उस पर सरकार अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि 12% ब्याज की दर से उनका बकाया भुगतान किया जाए या 15% या 20%। तो वो हम आके करेंगे। साथ में किसानों का जो भी ऋण है वो हम माफ करेंगे। मोदी योगी जी की तरह किसानों नहीं का ठीक ऋण है, लेकिन माफ जैनिन जी करेंगे। देखिए, ये 50 बातें तो पैसे का समाजवादी पार्टी भी कमोबेश इन बातों को कहती रही, लेकिन आप लोगों का जो कोर मुद्दा है, क्या उसको लेकर के कोई बातचीत हुई है और उसको कैसे आप लोग एग्जीक्यूट करवा पाएंगे, ये सवाल है। क्योंकि अभी कल भी चर्चा में ये जब बात उठी थी तो 17 में आप लोग इनके साथ लड़े थे, 2.5 साल के बाद आप उनके साथ जब अलग हुए तब आपने ये कहा कि आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है, लेकिन जो मुद्दा कोर था, क्या वो हल हो सकता है समाजवादी पार्टी के सहारे? जी बिल्कुल, इसमें कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। सारी बातें हो गई हैं और कल जब रैली होगी उसी दौरान सारी जो भी हमारे घोषणा पत्र की बातें होंगी वो सारी उठाई जाएंगी और ये भी बताया जाएगा किन किन मुद्दों के ऊपर गठबंधन हुआ है। और साथ में मैं ये भी जोड़ दूं, कोर मुद्दा जो हमारा था जिसकी वजह से हमने भाजपा को छोड़ा, ये हमने नहीं, भाजपा के खुद 100 विधायक छोड़ने के लिए धरने पर बैठे थे। बात तो किसी की भी नहीं सुनी जा रही है। निषाद जी जो कहते कहते रह गए पिछले 4-5 साल से, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो निषाद समुदाय से जुड़ी 17 जातियां हैं उनको एसटी में शामिल करवाएंगे। वो तो उनका मुद्दा अभी तक अधर में ही है और वो उप मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लगे थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बातें तो इस सरकार में किसी की भी नहीं सुनी जा रही हैं। अनायास ही किसी के ऊपर कोई दवाई मांग रहा है उसके ऊपर एफआईआर लिखवा दी जाती है। कोई कफील खान जैसों के ऊपर जो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि उनके वो अपने पैसों से मदद करना चाह रहे हैं और सरकार की पोल खोल रहे हैं तो उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया जा रहा है। सिद्दीकी कप्पन जैसे लोग हैं वो हाथरस में रिपोर्टिंग करने जाते हैं, उनको यूएपीए लगा दिया जाता है। या फिर कोई पत्रकार बंधु दाल की जगह पानी दिखाते हैं कि मिड डे मील में दाल की जगह पानी दिया जा रहा है तो उनके ऊपर यूएपीए लगा देते हैं। यहाँ ना कानून व्यवस्था है, ना किसी की बात सुनी जा रही है। लोग बेकार में जेलों में बंद हैं पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से और किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है। कपिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 कपिल जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, एक तो जो गठबंधन है, गठबंधन को कैसे देखा जाए, और दूसरा राजनीतिक तौर पर जो चर्चा हो रही है, क्योंकि सिकमुख्तार अंसारी जब आपके साथ आए तो ये लगा कि अंसारी परिवार भी अब इसके पीछे कहीं ना कहीं काम कर रहा है और उसमें फिर मुख्तार अंसारी का नाम भी आ रहा है। क्या गठबंधन के पीछे मुख्तार अंसारी भी काम कर रहे हैं? ये भी सवाल उठ रहा है, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। आयुष भाई देखिए, ऐसा है कि कयासबाजी तो कोई भी लगा सकता है, उसको लगाना भी चाहिए, लेकिन नैरेटिव सेट करने से पहले धरातल में, और धरातल ये है कि सुबसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों की विचारधारा एक। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत दिन से हम लोग ये कह रहे थे और राजभर साहब तो खुल करके उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब वो एक भागीदारी नवंबर को कुछ बड़ा होगा, 27 अक्टूबर को कुछ बड़ा होगा, तो 27 अक्टूबर आ गया है। कुछ बड़ा यही है कि एक गठबंधन जनता के सामने आने जा रहा है और ये एक बड़ा गठबंधन है क्योंकि इसमें तमाम कई छोटी पार्टियां हमारे साथ पहले से भी हैं और राजभर साहब हैं, और निश्चित रूप से सभी मिल करके एक ही चीज चाहते हैं कि जो ये विनाश लीला चली है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की और योगी सरकार की, इसे रोका कैसे जाए। क्योंकि देखिए, छद्म आवरण में छद्म राष्ट्रवाद, छद्म धर्मवाद और जातिवादिता की तो पराकाष्ठा है, और इस पराकाष्ठा के फलस्वरूप जो पतन हुआ उत्तर प्रदेश का वो अद्वितीय है। तो इस अद्वितीय पतन को रोकने के लिए, विकार परक सरकार देने के लिए एक नया संकल्प के साथ हम लोग। चलिए, इस बीच हमारे साथ प्रियंक पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रियंक पांडे जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और इसके अलावा चंद्रेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रेश कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रियंक जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ओपी राजभर और जिस तरह से अखिलेश यादव साथ में आए हैं, इसको आप कैसे देख पा रहे हो? और दूसरा, राजनीतिक तौर पर जो सुगबुगाहट है कि इस गठबंधन के पीछे कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी या अंसारी परिवार का फैक्टर काम कर रहा है, आपका रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा।
देखो, ये मैं शुरू से कह रहा था, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये लोग प्रदेश को ठगने के लिए, लूटने के लिए तरह तरह की साजिशें करते रहते। और ये आप पहले से ही जान लीजिए कि पूरा माफिया सिंडिकेट इनके पीछे है। पूरे माफिया आज तड़प रहे हैं, वो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, वो परेशान है। तो वो कैसे, उनको ये बातें हजम नहीं हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज कायम हो। आज उत्तर प्रदेश सुखहाल है, आज यहाँ पर माफिया राज नहीं है, आज यहाँ माफिया प्रदेश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। यही ये इन विपक्षों को हजम नहीं हो रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश को सदैव जंगल राज में कायम रखना चाहते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये होने नहीं देगी। और गठबंधन तो इन्होंने पिछली बार भी किया था, इन्होंने हर बार, एक बार कांग्रेस से किया, फिर इन्होंने अभी 19 में बीएसपी के साथ किया। उत्तर प्रदेश की जनता सब जान चुकी है, समझ चुकी है, इन लोगों को पहचान चुकी है और उसने अपना मन बना लिया है। खाली चुनाव का औपचारिकता मात्र बची है। देख लीजिएगा, इसी 22 के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता हमको दोनों बाहें नहीं, सरकार तो यहाँ सारे बनाने जा रहे हैं भाई। सरकार तो देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी भी कहेगी सरकार बनाने वाले हैं, समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी का गठबंधन है, ये भी कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं, और साथ ही साथ और पार्टियां भी, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है। लेकिन सवाल ये है प्रियंक जी, क्योंकि पिछली बार का अगर आप जिक्र करेंगे 17 में कि ये कांग्रेस के साथ गए थे, तब आपके पास ये बताने के लिए था कि समाजवादी पार्टी ने ये नहीं किया, लेकिन इस बार आपको अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा और उस रिपोर्ट कार्ड में जो बातें आपने वायदे किए थे, क्या उसको पूरा कर पाए? जो आरोप आप लोग पहले विपक्षी के तौर पर लगाते थे, आज आरोप उधर से लगेंगे आपके ऊपर और आपको वो काउंटर करना होगा। आपको जनता को ये मैसेज देना होगा कि नहीं, आप जो बात कह रहे हैं जनता उससे कन्विंस है कि नहीं। आप ये कैसे करेंगे प्रियंक जी, आप ये कैसे करेंगे? काम नहीं किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो किसान भाइयों का काम हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। आप उठाकर एक एक मुद्दों पर बात कर लीजिए। हर मुद्दों पर हर जगह सरकार ने जितना काम हमारी सरकार ने 4.5 वर्षों में किया है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उतना पिछले कई दशक में उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ है। और आज आप देख लीजिए, जिसका नतीजा है कि 5 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहे हैं, एक डिलीवर होने जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी में हम पूरे देश में लगभग नंबर 1 होने जा रहे हैं। 9 एयरपोर्ट हमारे यहाँ हो चुके हैं। आप आइए, टूरिज्म पर उठा के देख लीजिए, काशी में, अयोध्या में, मथुरा में, इलाहाबाद में, हर जगह। चलिए ठीक है, अब आप तो गिनवा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई आप इनमें से किसी एक मुद्दे पर भी खड़े नहीं उतरे हैं। ठीक है, जैनिंदर कुरैशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विपक्ष तो खाली आरोप लगा सकता है और उसके पास कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष आज की अरे आरोप लगा रहा है तभी तो भाई मुद्दा है उसके पास। आरोप लगाने का भी अवसर नहीं देते तब तो मैं मान लेता। चलिए ठीक है प्रियंक जी, सुनते हैं, अब सुनते हैं जैनिंदर कुरैशी जी। आयुष भाई, जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, इनकी एक एक बात का मैं जवाब देता हूं कि इन्होंने सबसे पहले कहा कि ये ठगबंधन है। तो मैं आपके द्वारा इनसे पूछना चाहता हूं, अगर 2017 में हम भाजपा के साथ थे और भाजपा ने हमारे साथ गठबंधन किया था, क्या इस सूरत में भी वो ठगबंधन था उस समय? दूसरा इन्होंने उसका जवाब ले लीजिए, उसका जवाब ले लीजिए, मैं दे रहा हूं। दूसरा मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए आप शांति से, चलिए प्रियंक जी पहले सुन ले भाई, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। एक तो वैसे भी ऑडियो का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, थोड़ा एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। चलिए प्रियंक जी आराम से जवाब दीजिएगा। प्रियंक जी आप आराम से जवाब दीजिएगा। प्रियंक जी आराम से जवाब दीजिएगा, आराम से। पूरा समय मैं दे रहा हूं आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा सुने, पहले उधर से सुने क्या सवाल आ रहे, फिर मैं आपको जब समय दूंगा आप जवाब दीजिएगा। जैनेंद्र जी ठीक है। दूसरा मैं एकदम मैं पूरी तरह मर्यादित हूं जी। दूसरा इन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। देखिए, अपराधी प्रदेश छोड़ के नहीं जा चुके हैं, बल्कि अपराधी प्रदेश में ही हैं, लेकिन बस इतना है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। और वो हमने देखा, लखीमपुर की घटना हो, चाहे बाराबांकी की घटना हो, हाथरस की घटना हो, सभी जगह कहीं ना कहीं भाजपा से ही जुड़े हुए तार रहते हैं। चाहे वो कुलदीप सेंगर जैसा मामला हो, चाहे चिन्मयानंद स्वामी जैसा मामला हो, सभी जगह तार इन्हीं के जुड़े रहते हैं। दूसरा इन्होंने कहा शिक्षा की बात। शिक्षा की मैं बता दूं कि पूरे देश का ही हाल बहुत गड़बड़ा गया पिछले 1.5 साल में कोरोना के दौरान, क्योंकि पूरे देश के जो 24% जनता है उसी के पास केवल
इंटरनेट की प्रॉपर सुविधा है, और उसमें से भी केवल 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर मोबाइल है। और जहां पर एक घर में एक लड़का और लड़की है, लेकिन उस घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है 2 मोबाइल ले सके, वहां लड़कियों की स्थिति पढ़ाई में और दयनीय हो चुकी है। दूसरा, इन्होंने कहा रोजगार की बात की रोजगार बम्पर दिया है। मैं बता दूं, इसी साल शायद 10 या 11 मार्च 2021 को, इसी साल एक योगी जी ने ट्वीट किया था, कुछ ही घंटे बाद वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। ट्वीट में ये लिखा था कि हम नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। प्रधानाचार्य जो प्राइमरी स्कूल के हैं उनके पद खत्म कर दिए, चतुर्थ क्लास के बहुत सारे हजारों पद खत्म कर दिए हैं, उसके अलावा कई छोटे मोटे पद खत्म कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 21 लाख सरकारी नौकरियों के पद हैं, जिसमें से 5 लाख आज की डेट में भी खाली हैं, और जो भर्तियां हुई हैं वो पहले चलिए ठीक है, इस बीच से कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए चैनल जी आपकी इन बातों का जवाब देंगे, प्रियंक जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन इस बीच संगीता बिन जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? संगीता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। जी आ रही है। संगीता जी, ओपी राजभर और इसके अलावा अखिलेश यादव, हम लोग देख रहे हैं कि अब कल एक उनकी रैली होने वाली है, एक साथ एक गठबंधन में आने वाले हैं। इसको, एक तो इस गठबंधन को आप कैसे देखती हैं, और दूसरा राजनीतिक तौर पर सुगबुगाहट यह है कि इस पूरे गठबंधन के पीछे अंसारी फैमिली कहीं ना कहीं काम कर रही है और मुख्तार अंसारी का नाम भी इसमें आ रहा है। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, संगीता जी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास के अभियान को आगे बढ़ाते हुए सतत कार्य कर रही है, और यही कारण था कि जब ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से था तो उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया था, ताकि वह पिछड़े समाज के लिए कार्य कर सके, लेकिन उन्होंने वह कार्य कर पाने में असमर्थ रहे। और आज जो आप यह बात कह रहे हैं कि अंसारी बंधुओं का नाम ले रहे हैं, तो मैं इस पर कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से आई है, तो 2017 से पहले जनता माफियाओं से डरा करती थी। किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई ऐसी भी सरकार आएगी कि जिस सरकार से माफिया डरा करेंगे, और आज उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि ऐसी सरकार है जिससे माफिया डर रहे हैं, भयभीत हैं, या तो प्रदेश के बाहर है या फिर सलाखों के पीछे है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो अपराध पर, माफियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य कर रही है, जबकि जो दूसरे दल हैं वो माफियाओं को आमंत्रण करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है भारतीय जनता पार्टी। देखिए संगीता जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि ओपी राजभर जी को लेकर के आपने जब कहा कि देखिए वो जिन मुद्दों के साथ आए थे, आपने उनको मंत्री बनाया ताकि वो उनको पूरा कर पाए, लेकिन वो तो आपसे ही डिमांड करते रहे, क्योंकि भाई सरकार आप लोग चला रहे थे, आपने तो उनको एक मंत्री बना रखा था। जब आपने उनकी बात को सुना नहीं, तब उन्होंने मजबूरन उस गठबंधन को तोड़ा और बार बार उस बात को वो उठाते रहे, और आज भी उन्हीं मुद्दों के आधार पर वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी जातियों को कैसे ठगा, थोड़ा सा इसको समझाएं फिर संगीता जी। मैं कहना चाहूंगी कि जिन बातों को लेकर वो समाजवादी पार्टी में गए हैं, या जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भी वह मुद्दे पूरे नहीं हुए थे। जब भी पिछड़ों के हक के लिए कोई ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा, कोई कार्य किया जाएगा, तो जैसे अन्य कार्य किए जा रहे हैं, अन्य फैसले लिए जा रहे हैं, तो वो सारे कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ही आने वाले दिनों में करने वाली है। कपीश जी, क्योंकि आप लोग भी जब रहे तब भी ओम प्रकाश राजभर इन्हीं मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे, अब आपके साथ वो आ रहे हैं तो उन मुद्दों को एड्रेस कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी असल लड़ाई तो वही है। कपीश जी, जब आप जनता संगीता जी मैं आऊंगा आपके पास, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं कपीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनसे इसका जवाब लेता हूँ। कपीश जी, कपीश जी एक बार अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें आप। समाजवादी पार्टी ये पहले से कह रही है कि जनगणना जातीय हो जाए, ताकि ये पता चल जाए कि कौन कितना है, किसकी कितनी हिस्सेदारी बन रही है। तो ये तो हमने पहले ही से कह रखा है। अब बात रह गई बीच की
बसपा अगर हमारे साथ आ रही है जिन मुद्दों के साथ, उसके साथ हमारे गठबंधन की बात हुई है। समाजवादी पार्टी अपने बात के लिए ही तो जानी जाती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसी बात के लिए जाना जाती है कि जो वो कहती है वो करती नहीं है। तो वो सामने है। मंत्री जी तमाम गिना रही थी कि माफिया खत्म हो गए। अरे भाई साहब, जब माफिया ही सरकार चला रहे हैं तो माफिया खत्म कहां से हो गए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत का पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर 302 और 360 का केस है। डिप्टी मुख्यमंत्री पे मोहम्मद गौस के हत्या का आरोप रहा है। 302, 360 के वो मुलजिम रहे हैं, 419, 20, 467 के मुलजिम रहे हैं, और साथ ही साथ अपहरण और पशु तस्करी के आरोपी रहे हैं। अभी विचार चल रहा है मंत्री। और आपके 114 विधायक हैं, आप तो मंत्री हैं, और फिर भी नहीं जानती कि हिनियस क्राइम करने वालों को आपने अपने साथ विधायक बना रखा है। 35 आपके सांसद हैं जिन पर हिनियस क्राइम है। और कैसे ये माफिया राज खत्म होगा जब जेल के अंदर ही शूट आउट करवा दीजिएगा और 3 लोगों को अंदर ही मरवा दीजिएगा, और उस पर आज तक जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी, कोई चार्जशीट नहीं लगेगी। एक मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई, उस पर चार्जशीट नहीं आई। पुलवामा अटैक हुआ, उस पर चार्जशीट नहीं आई। तो आपका राष्ट्रवाद गड्ढे में जाकर दिखाई दे रहा है, और जो माफियावाद आपने चला रखा है वो आपके सामने है। जिस तरीके से आपका मंत्री अजय सिंह, जिस तरीके से आपका मंत्री अजय मिश्रा दावी करवाता है अपने लड़के से और 302 करवाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का अद्वितीय रूप है। ये हत्यारी है, ये हत्यारी पार्टी है, और इसके हत्यारे लोग हैं इसके अंदर मंत्री बने हुए, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा करके रख दी है। अजय मिश्रा की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? वो 302 का मुलजिम है। 120 से वो षड्यंत्रकारी चाहे अलग दिया गया है। जब 25 तारीख को उसी ने अपने लड़के को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठाया था, वो गृह राज्य मंत्री किस तरीके से बना हुआ है? विधि और संविधान की उल्लंघना करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और ये होने नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है, क्या होने दिया जाएगा और क्या नहीं होने दिया जाएगा कपिल जी, इसके लिए तो भाई जनता बैठी है, इसके लिए जनता बैठी है। 2022 का वो इंतजार कर रही है। जनता जवाब देना बाखूबी जानती है। चलिए ठीक है कपिल जी देखिए, वैसे भी अभी आरोपी है भाई। आरोपी और मुलजिम बन जाने में फर्क होता है ना। अभी ये सारी चीजें अंडर प्रोसेस है भाई, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। ऐसे तो मुख्तार अंसारी को भी लोग नहीं मानते ना, क्योंकि अभी तो मुकदमे चल ही रहे हैं। चलिए एक सेकंड, प्रियंक जी इसका जवाब देंगे। प्रियंक जी अगर आप इन पर ही आरोप लगाएंगे, प्रियंक जी अगर आप इन पर ही आरोप लगाएंगे, कि भाई देखिए ये गुंडे माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, तो ये सवाल आपके लिए भी उठेगा। और ये बात अभी ओम प्रकाश राजभर जी भी कह रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक लिस्ट जारी कर दीजिए जिसमें ये पता चल जाए किस पार्टी में कितने लोग हैं अपराधी, वो लिस्ट ही जारी कर दीजिए आप। पिछले सरकार में इनके साथ कौन था ये सब जानता है। अभी हाल ही में इन्होंने सरकार में तो गृह मंत्री ही माफिया है, और वो कह रहे हैं कि हम माफिया हैं। आपने सुना नहीं क्या 25 तारीख का स्टेट में उस माफिया का आपने सुना नहीं है क्या? जो गैर संवैधानिक बातें करता है, संवैधानिक पद पे बैठने से उसको ये भी नहीं पता है कि वो गुंडे नवाजी को जवाब। चलिए ठीक है, एक सेकंड कपिल जी अब एक करके भाई देखिए, एक करके बोले, देखिए ऐसे समझ में नहीं आता। ठीक है कपिल जी, ठीक है। चलिए ठीक है कपिल जी, आपने पहले भी इन बातों को कहा, इसको दोहराने से कुछ होगा नहीं ना। एक सेकंड कपिल जी, पहले उधर से जवाब देते हैं प्रियंक जी। माफिया ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनता है। यहाँ तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री माफिया है, और उसने स्वयं कहा कि मैं माफिया हूँ, फिर भी गिरफ्तारी नहीं है। जो माफिया है वो जेल के अंदर में छुपा है। 320 का मुलजिम है, क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं? अजय मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? 302 120 का मुलजिम है। ये स्वाभाविक दर्द है आपका, वो दिखाई दे रहा है। आप मुझे बताएं, तो खुद कह रहे हैं कि मैं मंत्री बनने से पहले, मैं विधायक बनने से पहले, मैं सांसद बनने से पहले मेरा रिकॉर्ड देख लो, मैं कितना बड़ा अपराधी रहा हूँ, मैं 2 मिनट में इनको उठवा दूंगा। और अपराधी ने उकसाया है, कहीं से मंत्री बनने के लायक नहीं है। आप लोग अपराधियों को मंत्री बनाते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग के इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे एक ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में आज चर्चा हो रही है ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, क्योंकि कल एक बड़ी रैली होने वाली है मऊ के अंदर। लेकिन इन सब के बीच में राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर सुगबुगाहट इस बात की भी हो रही है कि इसके पीछे अंसारी फैक्टर्स काम कर रहा है, यानी कि अंसारी परिवार इसके पीछे, इस गठबंधन के पीछे। लेकिन इन दोनों ही बातों को नकारते हुए गठबंधन इस बात को कह रहा है कि कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत हम सामने आए हैं, हम साथ आए हैं, और अब जो बातें हम लेकर आगे चल रहे हैं वो अगर सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की तो उसमें जरूर पूरा होगा। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिर ये जो गठबंधन हुआ है उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर क्या होगा, और क्या विधानसभा चुनावों में एक मजबूत गठबंधन के तौर पर एक बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष को मिलेगी। ये भी सवाल इसी के साथ बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। इस बीच हमारे साथ चंद्रेश कुमार सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। चंद्रेश जी, आपका भी रिएक्शन मैं चाहूंगा। ये जो गठबंधन है और कल मऊ में भी एक बड़ी रैली होने वाली है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूं। अभी हमने भारतीय समाज पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी के भी नेता की बात सुनी, हमने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता की बात सुनी। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के विरुद्ध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अपराध के विरुद्ध वोट पड़ेगा। और इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कोई भी जातिगत गणित किसी प्रकार का कोई सेट होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार से पूर्ण रूप से तंग आ चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जुर्म कर रही थी, मानवाधिकारों को कुचला जा रहा था, संविधान को कुचला जा रहा था, ऐसी परिस्थिति में सड़क पर लड़ाई करने के लिए यदि कोई राजनीतिक दल सामने आया तो सिर्फ बूथ पर कमेटियां हैं चंद्रेश जी आपकी, सड़क पर लड़ाई कितने जिले और महानगर आपने बना रखे? अरे आप हमसे सुनिए, चुनाव आएगा, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। आप अरे जो 7 सीटें जीते थे उसमें भी 2 विधायक कैसे आपके कूद गए उधर? पहली बात, आप तो अपने 200 विधायक नहीं बचा पा रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, आपके विधायकों जो 5-7 विधायक थे उनको भी अपने आपके नेता पर भरोसा नहीं है। भाजपा का घोषित प्रवक्ता मत बोलिए, मुझे भाजपा। अरे मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए ना चंद्रेश भाई। आप कहेंगे तो मैं प्रश्न करूंगा ना कि जनता कैसे जवाब। आप ये बताइए, बूथ पर आपकी कमेटी है, महानगर की कितनी आपकी कमेटियां गठित है, कितना जिले में है? अब हमें ये बताइए, पॉलिटिकल टूरिज्म से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सरकार बना देंगी? कैन इट इज पॉसिबल? भारतीय जनता अरे हवा में मुंगेरी लाल के सपने ना बिखेरे, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी अरे सपने ना बिखेरे साहब, सपने ना बिखेरे, अब सुन लीजिए, सपने ना बिखेरे और हकीकत का सामना करें। पहले कम से कम अपने संगठन पे काम कर ले, हवा में बात कर रहे हैं। इसकी इजाजत मैं चाहता हूं, 2 मिनट समय दे दीजिए हमें। भाजपा के प्रवक्ता से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है और जीडीपी तेजी से गिर रही है। आपका आर्थिक मॉडल क्या है? आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को कैसे पूरा करेंगे? दूसरी बात, आतंकवाद के मुद्दे पर आप हमेशा प्रधानमंत्री भाषण देते थे आपके मंच से कि अच्छा तालिबान, बुरा तालिबान, अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद नहीं होता। हमें यह तय करना होगा कि आतंकवाद के साथ हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध हैं। लेकिन आज भारतीय प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के निर्देश पर छुप छुप के आतंकी संगठन तालिबान से मिल रहे हैं। अभी आपने दोहा में मुलाकात किया, अभी आपने रूस की राजधानी मॉस्को में आपने मुलाकात किया। आप ये बताइए कि आप आतंकी संगठन तालिबान के साथ हैं? बड़ा दिलचस्प है चंद्रेश जी, अभी महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश के मुद्दों से सीधे आप तालिबान तक पहुंच गए। पूछ लीजिए कि चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनता भी मुद्दों से जूझ रही, मुझे लग रहा है उस पर सेंट्रिक या उस पर फोकस्ड हो जाएंगे तो हो सकता है 32 साल का सूबा खत्म हो जाए आपका। चलिए ठीक है, ठीक है। अब आपके सवाल हो गए, प्रियंक जी उसका जवाब दे देंगे। भाई प्रियंक जी बैठे हमारे साथ, देखिए हमारे साथ संगीता जी भी है। मैं आज स्पेशली पूर्वांचल और खासतौर से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का गठबंधन और उस राजनीति पर बात करने के लिए बैठा हूं। ठीक है, चलिए हो गया। चंद्रेश जी आपके सवाल हो गए, 2 सवाल पूछ लिए, उसका जवाब देंगे। उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए संगीता बिंदु से मुझे सवाल पूछना। ठीक है, 1 सेकंड दोनों को थोड़ा सा शांत हो जाए, धैर्य रखें भाई, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा शांत हो जाए। ठीक है, कपिल जी आपकी भाजपा की 2
समान नीतियां हैं। आप लोग आपस में पीछे से मिले ठीक है, हुए चलिए हैं। ठीक है कपिल जी उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है कपिल जी थोड़ा संगीता जी जिन पिछड़ी जातियों की बात हो रही है, यहाँ पर जिन पिछड़ी जातियों की बात हो रही है और ओम प्रकाश राजभर जिनको लगातार उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि उन पिछड़ी जातियों को लेकर के जो बातें कही गई सरकार में आने से पहले वो पूरी हो पाई हैं? उसमें कितना खरा उतरे हैं आप लोग? क्योंकि वो जातियां, वो पिछड़ा समाज आप लोगों से भी ये सवाल पूछेगा। संगीता जी भाजपा के प्रवक्ता, आप जवाब दीजिए। अरे आप पहले बताइए, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम क्यों हो गए? जिस आतंकवाद को आपने पनपाया था उसी को आगे बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो आप बी टीम तो दिखाई दे रहे हैं चंद्रेश भाई। आप जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग का आरोप प्रत्यारोप हो गया। ठीक है, एक सेकंड। चलिए कपिल जी अरे भाई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में उलझ रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए कपिल जी ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। संगीता जी क्या आप सुन पा रही हैं? संगीता जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? संगीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ चंद्रेश जी, विदेशी मुद्दे समझने के लिए दूरदृष्टि की जरूरत होती, दूरदृष्टि की। आप विदेशी मुद्दे ना आतंकी संगठन तालिबान से आप क्यों मिल रहे हैं छुप कर? बताइए, देश जानना चाहता है। अभी आपने दोहा में मुलाकात किया, मानवता के दुश्मन, लोकतांत्रिक मूल्यों के दुश्मन, संविधान का दुश्मन तालिबान के साथ आपने मॉस्को में क्या बात किया, दोहा में क्या बात किया, देश की जनता जानना चाहती है। जरा सुनिए तो, उस मुद्दे पर बात तो सुनेंगे, खाली बोलते ही रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आज अफगानिस्तान में जो सुनना भी तो पड़ेगा ना भाई चंद्रेश जी, उसके लिए सुनना पड़ेगा, सुनिए। हमारी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित वापस लाना, आपकी जिम्मेदारी है। कि वहाँ के नागरिक को हिंदुस्तान के एक भी नागरिक को छू दे, तालिबान की औकात नहीं है। और जब एक भी कांग्रेस मारने का काम करेगी, आप आतंकवाद के समर्थक हो, आप बेनकाब हो चुके हो। आपने कहा आपका कोई आपने उत्तर प्रदेश में आकर कहा कि मैंने मेडिकल कॉलेजों का सौदा किया। चलिए ठीक है, चलिए चंद्रेश जी ठीक है भाई, ठीक है, हो गया, बस ठीक है, हो गया, बहुत सवाल हो गया भाई। ठीक है, और लोगों को भी मौका दे दीजिए भाई बोलने का। ठीक है, चलिए, हो गया। ठीक है, जैनेंद्र जी ठीक है। चंद्रेश जी अभी चुनावों में वक्त है भाई, थोड़ा बचा के रखिए, अभी आगे भी कहनी है ना बातें, बचा के रखिए थोड़ा सा। और अब इस चर्चा में और लोगों को भी सुन लीजिए, चंद्रेश जी सुन लीजिए, और लोगों को भी सुन लीजिए। चंद्रेश जी और लोगों को भी सुनिए, और लोगों को भी सुनिए भाई, और लोगों को भी सुनिए, और लोगों को भी सुन लीजिए, और लोगों को भी सुन लीजिए भाई। इस चर्चा में और 4 लोग हैं, इस चर्चा में 4 लोग और हैं, इस चर्चा में 4 लोग और हैं। चंद्रेश जी थोड़ा सा धैर्य रखें। जैनेंद्र जी रोक नहीं पा रहे हैं। जैनेंद्र जी आपके नेता इधर उधर क्यों चले जा रहे हैं? आप तो टूटते चले जा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आपके तमाम नेता सपा भी ज्वाइन कर लिए, आपके बड़े नेता भाजपा को ज्वाइन कर लिए। भाजपा और आपने क्या तालमेल हो गया, ये भी तो बता दीजिए जनता को। हम सब में उम्र में आप बड़े हैं और आपको राजनीति की समझ है और कानूनविद भी हैं, आप ये मैं जानता हूं और मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। व्यक्तिगत तौर पे हमारे राजनीतिक मत अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं आपका सम्मान करता हूं। मेरे कुछ सवालात हैं भारतीय जनता पार्टी से और आपसे भी। जब उत्तर प्रदेश में जोर और जुल्म हो रहा था, लखीमपुर में किसानों को रौदा जा रहा था, हाथरस की बेटी को कूड़े के ढेर पे रख के जलाया जा रहा था, कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में मेरी बात सुन लीजिए, आपके नेता पॉलिटिकल समाजवादी पार्टी कहाँ थी? और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपको जानबूझ के बढ़ाना चाहती है, और आपको इसलिए बढ़ाना चाहती है कि दोनों आप लोगों ने हाथ मिला लिया है। आपको अपनी असलियत को खूब अच्छे से पता है, ये तो हकीकत है। इससे भाई इसको मानिए कि आप इस समय भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है,
और आप अछूत हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, ये तो अद्भुत गठबंधन हो जाए भाई, कांग्रेस और बीजेपी एक साथ भाई, एक ए टीम है एक बी टीम है। चलिए, अब जैनेंद्र जी की बात को सुन लेते। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात का जवाब हो गया। अब जैनेंद्र अरकवंशी जी को भी सुन लेते हैं, बहुत देर से भाई देखिए वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी अब तो वो आपके साथी हैं भाई, जैनेंद्र जी की बात को भी थोड़ा सुनते हैं। जैनेंद्र जी की बात को सुन लेते हैं। गोल वचन कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जैनेंद्र जी जब हाथरस की बहन के साथ बलात्कार हुआ था, उससे मिलने जा रहे थे, सभी नेता जा रहे थे, केवल उस समय कांग्रेस के नेताओं को परमिशन मिली थी, और जो राहुल जी और प्रियंका जी हैं उनके उस समय पूरे देश में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दोनों हंसते हुए वहां जा रहे थे। पहली चीज ये, चाहे लखीमपुर की घटना हो, यहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया गया है, यहाँ पे केवल प्रियंका जी गई हैं और बाद में राहुल जी और कांग्रेस के लोग गए हैं, बाकी किसी को जाने नहीं दिया गया है। बिटोरा है तब गई हैं, उन्होंने लोगों के देखिए, आप अपने बारी पे बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला क्या था। बात कर रहे हैं? मैं सुनने नहीं आया हूँ। लखीमपुर जा रहे हैं। चंद्रेश जी देखिए भाई, ये बड़ी दिक्कत है चंद्रेश जी, ये बड़ी दिक्कत है चंद्रेश जी। देखिए 3 प्रवक्ता और बैठे, चंद्रेश जी देखिए यहाँ 3 प्रवक्ता और बैठे, लेकिन सब सुन रहे हैं धैर्यपूर्वक, आप सुनते नहीं चंद्रेश जी, ये बड़ी दिक्कत है। देखिए चर्चा इस तरीके से पूरी डिस्टर्ब होती है, थोड़ा धैर्य रख के सुने, वो कोई बात कह रहे हैं आप उसका जवाब दे, जब मैं आपको समय दे रहा हूँ। एक एक करके सब बोलेंगे, सबकी बात स्पष्ट समझ में आएगी, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। चंद्रेश जी थोड़ा धैर्य रखें, जैनेंद्र जी की बात कंप्लीट होने मैं बस एक मुद्दा पूरा कर देता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मेरा पहले रह गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का बता दिया था, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गेहूं किसान है, गन्ना किसान है, चाहे चावल के किसान है, उनको एमएसपी जो दिया जा रहा है उसके लिए खुद कृषि सचिव हैं वो लिख चुके थे। पिछले साल गेहूं के लिए उन्होंने लिखा था कि 1975 से बढ़ा के 2250 किया जाए, जो कि A2FL पर दी जा रही थी। और इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे हमारे भाई ने बताया, तो इन्होंने इतना तो बता दिया, जो मैंने बताया था वही बात इन्होंने बताई, लेकिन खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने ही केस वापस लेने के लिए प्रक्रिया चालू की, जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। राजा भैया के केस वापस लिए गए, जो मुजफ्फरनगर दंगों के केस थे उनको वापस लिया गया, और बाकी कितने केस राजनीतिक रूप से वापस लिए गए हैं ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ये तो वो केस हैं जिन पे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और पता चला है कि ये केस वापस लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कांग्रेस के भाई कह रहे थे, और जो माननीय मंत्री जी हैं हमारी, वो कह रही थी कि काम नहीं किया। मैं बता देता हूं मंत्री जी को कि 200 मीटर की एक सड़क बनवाने के लिए 7 बार चिट्ठी लिखी, 3 बार मिले मुख्यमंत्री से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। जब उप मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जाती है, वो उनको चिट्ठी लिख के रोना पड़ता है कि एलडीए में मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। उसी पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, तो बाकी लोगों की क्या बात सुनी जा रही होगी, ये आप जान सकती हैं बेहतर कि कैसे राज चल रहा है यहाँ पे। आप भाजपा के मूल्य और दर्शन से परिचित नहीं थे कि आप भाजपा के साथ गए? आप भाजपा के मूल्य और दर्शन से परिचित नहीं थे? देखिए, अभी फिर आपने बीच में सपा के साथ भी गए, जब बसपा के साथ लखीमपुर भी में गए, किसान नेशनल रौंदा जा कॉन्फ्रेंस के रहा साथ था, भी गए, जब किसान रौंदा जा रहा था, केरल की सीट पर लड़ने साथ गए। गठबंधन करने के लिए व्याकुल थे। सोचिए कि और आपको क्या समझ में आ रहा है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। चलिए चंद्रेश जी, ये सवाल बिल्कुल घूमकर आप पर ही आने वाला था, मुझे पता है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि ये इनको पता नहीं था, ये इनके साथ क्यों गए, तो सवाल आपके लिए भी कि 17 में भाई आप तो इनके साथ थे, समाजवादी पार्टी के साथ में, तब आपको नहीं पता था जो आज इतने आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ बताइए चंद्रेश जी, 17 में आप जब गए थे तब आपको नहीं पता था, समाजवादी पार्टी के साथ जब लड़ने गए थे? मैं तो कह रहा हूं ना, कांग्रेस हमेशा अपने मूल्यों पर अडिग रही है। हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं गए हैं, राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और सीटें मतलब समाजवादी पार्टी आपके साथ जुड़ी थी, आप नहीं जुड़े थे समाजवादी पार्टी? ये बताइए, हास्यास्पद बयान दे रहे हैं भाई, क्या हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। 5 सीट लेकर के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, 7 में 2 आपके चले गए, पता भी नहीं चला आपको। आपके नेता के प्रति आपका
एक लोग सागर है चार या पांच कांग्रेस, विधायक वो लोग रह गए। आते रहते अब हैं, तो जाते सपने से रहते जाग हैं। जाइए। सागर में दो चार लोटा पानी पड़ जाने से सागर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दो चार निकल भी जाएंगे तो पानी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही अहंकार, यही अरे अहंकार चंद्रेश जी, देखिए, वो तो सागर ही टूटता हुआ दिख रहा भाई। 32 साल का सूखा खत्म कैसे करेंगे? जनता ने मुझे लगता है उस पर सत्ता फोकस से होना बहुत चाहिए। दूर कर दिया और 30 साल तक और दूर किए रहेगी, क्योंकि हमारे मित्र चलिए। जैसे प्रवक्ता अगर बैठेंगे चलिए, और प्रियंक। अपनी ये सच्चाई बात पर जरूर ध्यान ही नहीं कह रहे प्रियंक हैं जी, प्रियंक जी, चलिए ठीक है, अब सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है प्रियंक जी, अभी जैनेन्द्र जी ने जो सवाल उठाए हैं वो खासतौर से आप लोगों के साथ जब उनका गठबंधन था, जिन कोर मुद्दों को लेकर के वो आपके साथ थे, उनमें से एक को भी टच किया क्या आपने? प्रियंक जी, चलिए ठीक है, एक सेकंड। सारे के सारे नेता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अरे भाई, सपना देखना बंद कीजिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि कांग्रेस मजबूत हो जाए, कांग्रेस मजबूत हो जाए, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने देखने से और मुखबिरी करने से नहीं चलेगा काम। हकीकत से काम कीजिए, हकीकत से काम कीजिए। पॉलिटिकल टूरिज्म से काम नहीं चलता है। जनता जानती है कि कांग्रेस ने 70 साल में उसके साथ क्या किया है। आप क्रिएटिव आलोचना ढूंढिए, वो पुराना हो चुका है। प्रियंका गांधी जी लगातार सड़क पर आंदोलन कर रही है। अरे कि पुराना हो गया तो उसी को लेके आप चलिए। आप तो पुरानी बीमारी दूर नहीं कर पा रहे हैं, नई बीमारी क्या आपको रखी है? महीने में 2 बार आप लोगों को चाहिए कि आप कांग्रेस के हाथ जुड़े। यहाँ रहती भी नहीं है उत्तर प्रदेश में प्रियंका बहन, वो केवल 2 दिन को आती इसीलिए है, आप भाजपा 2 से दिन भी रुक गठबंधन नहीं की पाती हैं और तलाश बीच में में थे। छोड़ के मौका चली मिल जाती जाता हैं। तो भाजपा पे चढ़ अभी गए पिछली होते। जो आपकी यात्रा थी प्रियंका जी की, उसमें 3 दिन रुकना था, लेकिन दूसरे दिन ही वापस चली गई, किसी अरे को भी बिना बताए। आप भाजपा के डर से मुझे बोल ये नहीं पा रहे बताइए थे, कि आप कांग्रेस जो से सवाल पूछ टूरिज्म रहे करने हैं। को उत्तर प्रदेश आपको में अधिकार आते है हैं सवाल नेता, पूछने का। क्या उनके जो दम पे भाजपा के उत्तर डर से प्रदेश अपने में घर में दुबक कांग्रेस कर बैठा चुनाव हो, वो जीतेगी? सवाल पूछेगा। नहीं, मेरे क्या 2 जो सवाल है टूरिज्म के भाजपा के बहाने प्रवक्ता घूमने से। आते हैं नेता, मेरे 3 दिन 2 को, 2 सवाल दिन को हैं महीने भाजपा में, के उनके प्रवक्ता बहाने से। जीतना चाहती है। आपने प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। करोड़ों लोग कोरोना में बेरोजगार हुए हैं। आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया था। करोड़ों लोग जो है बेरोजगार हुए, साथ में जीडीपी आपका रसातल में है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई आपका पीक पर है, और आप बार बार आतंकवाद की बात करते थे और लगातार आप आतंकी संगठन तालिबान से छुप कर कायराना। चलिए ठीक है प्रियंक जी, बहुत जल्दी से इसका जवाब दे दें। चलिए ठीक है, 1 सेकंड बस, आपसे। ठीक है, मेरे पास समय कम है। प्रियंक जी जवाब दें। देखिए, जहां तक रोजगार की बात है कि जितने भी प्रवासी भाई कोरोना में आए हमारे यहाँ, हमने हर स्तर पर उन लोगों को रोजगार मुहैया कराया। और बता दीजिए, हर उसके बाद आप देख लीजिए 4.5 लाख नौकरियां बता दीजिए। हर स्तर पर, गांव स्तर पर, मनरेगा स्तर पर, जो लोकल फैक्ट्री स्तर पर। अरे वो तो मूर्खता का स्मारक आपने बताया था, वो तो आपने मूर्खता का स्मारक बताया था जिसमें आप रोजगार दे रहे हैं। जिसका हमने सुधार किया, जिसका हमने सुधार किया 10 साल चलिए से ठीक है, आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर पल पल बदलती हुई राजनीति में अभी नए और क्या कुछ आयाम आपको देखने को मिलेंगे, इसके लिए विधानसभा चुनावों तक का इंतजार करते रहिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।